हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का बेसिक्स पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता क्या है और इसको हम लोग किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं और इस एक मैनेजर और एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी का क्या रिलेशन होता है आपस में। तो यूनिट 1 में हम लोग सारे बेसिक्स कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले अंडरस्टैंड कर दें कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर 2 वर्ड से मिलकर बनता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब कोई ह्यूमन बीइंग्स सारे रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो जाएगा, फिजिकल रिसोर्सेज आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाएगा, इन सबको मिला लो तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है? उसमें कुछ ह्यूमन बींग्स होंगे, कुछ फिजिकल रिसोर्सेज होंगे और कुछ पैसा लगा होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे। इन 3 चीज़ों को मिला लो, बन जाएगा अपन का ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन तो ये हो गई। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। नेक्स्ट बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि आप किस तरीके से एक्ट करते हो, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो एक पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, आप किस तरीके से लोगों के साथ बात करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है किसी की तरफ, या आप किस तरीके से किसी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हो, आप अपना काम टाइम पर कंप्लीट करते हो कि नहीं। तो वो एक तरीके से बिहेवियर होता है आपका। आप किसी दूसरी चीज़ के प्रति अपना व्यवहार किस तरीके से करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो भी लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका बिहेवियर किस तरीके का है और ऑर्गेनाइजेशन का भी उन लोगों के प्रति कैसा बिहेवियर, दोनों को ही हम लोग स्टडी करते हैं हमारे सब्जेक्ट में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये तो हुआ मीनिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को हम लोग साइंस बोलते हैं, हम लोग उसको साइंस सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। क्यों करते हैं? इन 3 रीजंस के कारण। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसमें प्रिडिक्शंस बनाते हैं। कोई अगर सामने कैंडिडेट आया है, मैं उससे इंटरव्यू ले रही हूँ, उसके आंसर्स, उसके जो भी रिएक्शंस हैं, उसका जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, इन सबको देखकर, उसका जो भी रेज्यूमे है, इन सबको देखकर मैं कुछ प्रिडिक्शंस करती हूँ कि हाँ यार इसके पास तो 4 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब उसको ये चीज़ तो आती ही होगी, है ना, या इसके पास इतना अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है तो उसको बिहेवियर अच्छा आता होगा, ये मोटिवेटेड ऑलरेडी होगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से अपन लोग के ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा या कोई एम्प्लॉय किस तरीके से काम करने वाला है इन फ्यूचर, या हमारा ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ट्रीट करेगा इन फ्यूचर। हम लोग एक तरीके से कुछ प्रिडिक्शंस बनाते हैं, फिर हम लोग अपने प्रिडिक्शंस को चेक भी करते हैं कि वो प्रिडिक्शन सही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? उसके ऊपर नज़र रख के, ऑब्जर्वेशन करके, मोटिवेट करके उसको। ठीक है, एम्प्लॉय को। तो इसकी हम लोग एक्यूरेसी हम लोग मेजर मतलब देखते भी हैं कि ये चीज़ एक्यूरेट है कि नहीं है, और लास्ट में जो अपन का रिजल्ट निकल कर आया उसको हम लोग आगे जाके यूज़ भी करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई कैंडिडेट है, उसके पास एशियन पेंट्स कंपनी का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और मैं खुद एक पेंट इंडस्ट्री हूँ, तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि यार अगर मैं किसी पेंट इंडस्ट्री के ही बंदे को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दे रही हूँ तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ से एक प्रिडिक्शन लिया, उसको मैंने चेक किया, उसको मैंने उसका जो रिजल्ट निकला वो मैं आगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करूँगी। अब मैं अपने जो भी एम्प्लॉय से मिलूँगी उनसे मैं ट्राई करूँगी कि वो लोग पेंट इंडस्ट्री से कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि जो एम्प्लॉय पेंट इंडस्ट्री से कनेक्ट कर पा रहा है वो ही आगे जाके अच्छा काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो कहीं ना कहीं मेरे यहाँ से जो रिजल्ट्स आए हैं मैं उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में आगे फर्दर यूज़ करती हूँ। और सेम हम लोग साइंस के साथ करते हैं। साइंस में कोई भी लॉ कैसे बनता है, जैसे अगर आप बोल रहे हो कि सनलाइट जो है वो एक वाइट लाइट होती है, वो स्प्लिट होती है 7 कलर्स में। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन था पहले, फिर इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये चीज़ सही है कि नहीं, और अब एक्सपेरिमेंट जब एक रूल बन गया है तो आज आप लोग उसको अपने बुक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को यूज़ करके बहुत सारी नई नई चीज़ें बनाते हैं अब। ठीक है, तो साइंस में भी हम लोग सेम चीज़ करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग ये ओबी एज अ सब्जेक्ट हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ अ साइंस। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आपके आ गए, ओबी इज़ अ साइंस। नेक्स्ट, नेचर क्या है ओबी का? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है एक फील्ड है जिसमें आप स्टडी करते हो। ठीक है, ना ही कि आप किसी को एक तरीके से मैनेज कर रहे हो। नहीं, अगर आप बस जाके बैठ जाओगे, लोग काम कर रहे हैं, बैठ के देखोगे नहीं, आप उनको ऑब्जर्व करोगे, उनसे जो भी ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं आप उनको कहीं ना कहीं यूज़ करोगे। मतलब अभी पूरे टाइम वर्किंग रहती है इसमें, चीज़ें स्टिल नहीं रहती हैं। ठीक है, तो एक इसका नेचर क्या हो जाएगा कि इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी, कंटिन्यूसली स्टडी करना पड़ेगा आपको। एक बार स्टडी करके बस बैठ गए
ऐसा नहीं होगा, वो चीज़ कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी, ठीक है। तो कंटिन्यूसली आपको स्टडी करना पड़ेगा, डिसिप्लिन नहीं कि आपने एक बार एक रिजल्ट निकाल दिया बस अब 100 साल तक उसी को यूज़ करे जा रहे हैं, नहीं, आपको इसमें रेगुलरली इस चीज़ में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि और एम्प्लॉयज़ जो हैं बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसकी जगह कोई दूसरा एम्प्लॉय आएगा, तो ये सिलसिला हर ऑर्गेनाइजेशन में चलता ही रहता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी है वो एक रेगुलर नेचर की स्टडी है, ना ही वो एक डिसिप्लिन है कि आपने एक बार वो स्टडी कर ली, उससे जो रिजल्ट निकल गया बस अब वो रिजल्ट ही आप लोग यूज़ करते रहोगे फर्दर ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं, इस स्टडी को आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ एन अप्लाइड साइंस। ये साइंस तो है लेकिन अप्लाइड है। अप्लाइड का मतलब क्या कि आपको जो भी यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे उसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक यूज़ करोगे, वहाँ से बहुत आपको एक इंटरेस्टिंग या आपको बहुत काम वाले इन्फॉर्मेटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं यहाँ से, जिसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आगे जाकर काम करेंगे इसको, ठीक है। इसको आप कहीं ना कहीं अपने यूज़ में लाएंगे, आप जो भी कंक्लूजन्स डिराइव करेंगे यहाँ से कि यार हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पैसों से ज़्यादा जो है नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन से ज़्यादा वो लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है। हम लोग उनको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स अगर देंगे तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड उस चीज़ से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, आपने कुछ अज्यूम किया, फिर आपने उस चीज़ को टेस्ट किया और फिर वहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आया, तो आप लोग अब लंबे समय तक एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ सेम ही तरीके का मोटिवेशन वाला जो प्रोसेस है वो रन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव अप्रोच का मतलब क्या, ओपिनियन बेस्ड होता है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव मतलब जो फैक्ट है, जो चीज़ फैक्ट है उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो है अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग बिहेवियर से मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जेंडर के होते हैं, ठीक है। सबका लेवल ऑफ थिंकिंग अलग अलग होता है, तो हम लोग को हर एम्प्लॉय को अलग तरीके से टैकल करना होता है। हम लोग कोई एक थ्योरी हर एम्प्लॉय पे नहीं लगा सकते, तो इसलिए ये एक नॉर्मेटिव अप्रोच है। इसमें आपको एम्प्लॉयज़ का ओपिनियन लेना पड़ेगा, अपना ओपिनियन उनको बताना पड़ेगा। बहुत ही डायनेमिक तरीके का है ये, कभी भी फिक्स नहीं होगा कि यार ये एम्प्लॉय ऐसा बिहेव कर रहा है 10 साल तक ऐसा ही बिहेव करता रहेगा, नहीं, बिहेवियर कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो ये एक नॉर्मेटिव अप्रोच है जिसमें आप ओपिनियन बेस्ड रिजल्ट्स देखते हो, ना कि कोई फैक्ट। ऐसा नहीं कि रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉयज़ पर भी सेम मोटिवेशन टेक्निक यूज हो जाएगी और टाटा कंपनी के एम्प्लॉयज़ पे भी सेम मोटिवेशन टेक्निक यूज हो जाएगी, नहीं, एक यूनिवर्सल चीज़ नहीं है, एक नॉर्मेटिव चीज़ है। इसमें हर चीज़ डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी, ओके। नेक्स्ट है ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, मतलब इसमें आप ह्यूमन बींग्स को स्टडी करते हो। इसमें फाइनेंस कहीं नहीं आता, इसमें प्रॉफिट्स कहीं नहीं आएंगे आपके, इसमें फिजिकल रिसोर्सेज कहीं नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ ह्यूमन बींग और उनका बिहेवियर देखा जाएगा। और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और लोगों को किस तरीके से आपको मिलवाना है, उन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के प्रति कैसा होना चाहिए, उन सब की स्टडी आप इसमें करते हैं। तो ये एक तरीके से ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये हो जाएगा कि आप एक ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करोगे। देखो जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के। आप एम्प्लॉयज़ के बिना कुछ नहीं कर सकते। आपने पूरे अपने फर्नीचर बना लिया, आपने लैपटॉप्स ला दिए, आपने स्क्रीन्स लगा दी हर जगह, आपने कैमरा लगा दिए हर जगह, ठीक है, लेकिन जब तक लोग नहीं आएंगे, उन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आपका काम स्टार्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग्स आर कंसिडर्ड एज मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए आपको उन ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उनको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कौन सी चीज़ से वो मोटिवेटेड होते हैं, कौन सी चीज़ से वो लोग मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर स्टडी करने के लिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ रहा है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो एक तरीके से इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए या है, उस चीज़ की स्टडी को आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बोलते हो। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल है। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो बाकी के रिसोर्सेज मिलकर कुछ अपने आप से नहीं कर सकते जब तक वहाँ पर कोई ह्यूमन बींग प्रेजेंट नहीं होगा। लैपटॉप अपने आप नहीं चलेगा, चेयर अपने आप कुछ काम नहीं करेंगी, वहाँ उस पर बैठकर एक इंसान ही काम करेगा। तो कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर समझना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल काम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। अब बिहेवियर आपने समझ लिया कि ऐसा है बिहेवियर, अब उस चीज़ को इन्फ्लुएंस कैसे करना है। अगर कोई एम्प्लॉई जो है हार्ड वर्किंग है, ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ से अंडरस्टैंड कर ली कि हाँ मिस्टर ए इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। अब उनका ये जो हार्डवर्क है अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से बेनिफिट दिलवाना है इनके हार्डवर्क का, वो आ जाएगा इन्फ्लुएंसिंग। अब देखो कोई इंसान हार्डवर्क करेगा तो उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है 1 साल बाद वो नहीं करे हार्डवर्क, उसको लगे कि यार सब तो सेम काम कर रहे हैं, मैं क्यों हार्डवर्क करूँ। तो कहीं ना कहीं
जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है उस बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के यूज़फुलनेस में लेकर जाना है आपको एज एन मैनेजर, ठीक है। आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स है, उसकी कुछ वीकनेसेस हैं, वो आपको एग्जामिन करनी है फर्स्ट वाली स्टेप में। देन आपको उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करने कि आप क्या चाहते हो, आपके एम्प्लॉयज़ कैसा बिहेव करें, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने 10 लोग बैठे हैं और वो ऐसा ही बिहेव करें क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीज़ बेनिफिट है, तो वो भी मैं उनका बिहेवियर अंडरस्टैंड कर ही उनसे करवाऊंगी। कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको बोलने से काम नहीं होता है, जिनको धमकी देनी पड़ती है कि यार सैलरी काट देंगे नहीं करोगे तो, ठीक है। हर एम्प्लॉय अलग अलग होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट माहौल नहीं होता, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे गूगल का ऑफिस आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर। गूगल के ऑफिस में क्या है, बहुत सारा लेजर है, वहाँ पर आपको टीवी भी है, वहाँ पर आपका अलग अलग तरीके का खाना मिलेगा आपको। वो एक तरीके से ड्रीम ऑफिस है सबका। वहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है काम को लेकर, लेकिन फिर भी लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं क्योंकि वहाँ के लोग इस तरीके से मोटिवेटेड होते हैं। सेम अगर आप किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, वहाँ पर ये सारे लेजर्स नहीं होंगे, वहाँ पर प्रेशर से काम करते हैं लोग। तो हर कंपनी में अलग अलग काम करने का तरीका होता है, तो उसी काम करने के तरीके को इन्फ्लुएंस कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ ओबी। आई होप आपको लेक्चर क्लियर है। थैंक यू सो मच।